नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी को। मैडम वंदना मैडम जी नमस्कार। अश्विनी जी जोशी सर थोड़ा एक बार और बजाइए जिससे कि सब लोग और ज्वाइन हो। मैं सबको आह्वान कर रहा हूँ कि सभी जी। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी मैडम लोगों को। नमस्कार अंजना मैडम जी नमस्कार। आपको कौन सा पढ़ना है बता दीजिए तो मैंने आपको होस्ट बना दिया है, शेयर कर सकते हैं आप। जी सर, श्लोक नंबर 16-17 हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। काष्ठ चिकित्सा अध्याय 3 का। जी सूत्र नंबर विवेच कृष्णा उष्णेनम सलिलेनम ससैंधवाम मस्तूनाम ससिताम सुंठी दध्नाम वा कर्णरेणुकाम पिबेद रबंजो वा मदिरा दधियमस्तुभि अथवा पिप्पली कलकम घृतभृष्टम ससैंधवम। 16वां और 17वां सूत्र काष्ठ चिकित्सा अध्याय का है। इसमें 5 योग बताए हैं। पिपली और सैंधव को गुनगुने जल से पिए, सौंठ और मिश्री को मस्तु से पिए, पिप्पली के सूक्ष्म चूर्ण को दही से पिए, बेर की मज्जा को मदिरा दही और मस्तु से पिए, पिपली के कल्प को पानी में पीसकर घी में भूनकर सैंधव के साथ खाएं। ये बताया है। इस पे टीका पढ़ सकते हैं। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ मैम जी। वंदना मैडम जी आपको होस्ट हैं जी। नमस्कार। जी जी, थैंक यू जोशी सर।
मैम टीका शेयर कर लीजिए। हाँ मैम मैं करती हूँ। और सब लोग को थोड़ा देख लीजिए, एक दो लोग को और बना दीजिए, तो होस्ट बना देती हूँ मैम। और दो तीन लोग को आप देख लीजिए, तो मैं करती हूँ टीका शेयर। दिख रहा है मैम? हेलो जी दिख रहा है मैम। जी सर। अंजना मैम चरण खुश रहिए सर, सभी लोग खुश रहिए सर, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग को थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना है और अपने अपने विचारों को सबको यहाँ पर हम लोग के साथ शेयर करना है इस मंच पर। तो सबसे पहले कौन पढ़ेगा? सरोज सर पढ़िए। हाँ पढ़िए सर, चलिए। मैम मेरा वंदना मैम मेरा नेटवर्क थोड़ा सा पुअर है तो थोड़ा ठीक है दिक्कत कोई आती है। बात नहीं, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पिबेच कृष्णाम कोष्णेन सलिलेन ससेंधवाम मस्तूना ससिताम शुंठी दग्ना वा कर्ण रेणुकाम पिबेवर मज्जो वा मदिरा दधि मस्तु भी अथवा पिप्पली कलकम घृतभ्रष्टम ससैधवम पिप्पली कदुश्रेण जलेन सैंधव संहिता पिबेत। एक एक लाइन पढ़ती जाओ मैडम कि पढ़ूं थोड़ा? हाँ मैम, पढ़िए पढ़िए मैम। अब इन्होंने जो पिप- बताया है, हाँ ये जी पहले ही वाला क्लियर किया जाए। तू इस प्रसाद आपने जी कौन सा वाला पढ़ा? 16वां 17वां पढ़ा ना? मैंने पिप्पली। हाँ ठीक है। हाँ। जी पिप्पली कटु उष्णेन जलेन सैंधव संहिता पिबेत। आप बताइए, आप बता लोगे इसमें कुछ भी तो नहीं नहीं? आप बताइए मैम। इसमें क्या है ना, पिप्पली को क्या किया जाता है, पिप्पली का जो सेवन किया है वो क्योंकि वो उष्ण है, थोड़ा कटु है, कटु प्रधान है, तो इसको उष्ण जल के साथ में कदु उष्ण लिखा है। कदु उष्ण मतलब थोड़ा सुखोष्ण जिसे कहते हैं, थोड़ा सा उष्ण उष्ण जल के साथ में इसका सेवन करना है पिप्पली का। कदु उष्णेन जलेन सैंधव संहिता पिबेत। सैंधव के साथ में सेंधा नमक डाल के उसमें, जैसे कि जिस मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में सेंधा नमक बताया है, पहले भी हम लोग पढ़े थे कि उसमें ऐसा भी ना हो कि वो बहुत नमकीन सा लगे, लेकिन सेंधा नमक उसमें मिलाया जाएगा पिप्पली में और उसको जो है उसके साथ सेवन किया जाएगा। जी मस्तु नाम स शर्कराम शुंठी वा पिबेत। तो ये वही दूसरा है कि सौंठ और मिश्री का चूर्ण दही के पानी के साथ हाँ ये बिल्कुल, मस्तु मस्तु। हाँ मतलब दही मस्तु का पानी हाँ और शर्करा यहाँ मिश्री हाँ और शुंठी हो गया। जी मैम। हाँ। अथवा और द दग्नाम युक्ताम पिप्पली रेणुका पिबेत। जी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया, तीसरा भी यही बताया कि अथवा, अब तीसरा योग बता दिया है कि यहाँ पे दधना युक्ताम पिपली रेणुकाम पिबेत। तो जनरली क्या बोलते हैं ना कि जो उसमें रेणुका को सर पहले भी बताए थे कि जैसे दो चीजें बताई गई है कि पिपली का जो चूर्ण होता है ना, पिपली जैसे होती है उसके ऊपर नहीं एक थोड़ा थोड़ा जो कण कण लगे रहते हैं, उसको उसको लिया जा सकता है उसमें पिपली का रेणुका, या फिर उसको पाउडर जैसे कहते हैं ना, या फिर यहाँ पे जो संहिताकार हमारे बताते हैं, ये थोड़ा अंतर बताते हैं कि इसमें जो है वो मरीचा आकृति का सुगंध द्रव्य है या संभालू के बीज या रेणुका। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो एक योग और आया था रेणुका नाम से, जो हम कास्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही लिखा गया था कि जो पिपली की रेणुका है, मतलब पिपली के जो ऊपर ऊपरी जो भाग होता है, उसमें अगर आप टच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे एक कण होते हैं, उन कण का अगर हम पाउडर लेते हैं तो पाउडर और पिपली कण कण को कहते हैं। तो पिपली रेणुका को हम यहाँ पे ये सकते हैं दधना युक्ता पिपली रेणुका पिपल। तो भाई पिपली रेणुका को हम दधना युक्ता मतलब हम इसको दही के साथ पी सकते हैं, और दही का मतलब हमें यहाँ तक लगता है या मस्तु से ही लेना चाहिए, क्योंकि दही तो अभी संधि वाला है, लेकिन मस्तु के गुण बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ उन्होंने हिंट पहले ही हमें कर दिया है कि मस्तु का सेवन करना है। तो यहाँ पिपली के जो चूर्ण है या पिपली के जो कण है या पिपली का जो पाउडर ऊपरी ऊपरी भाग का जो पाउडर होता है उसको बोला गया है। पर मैडम यहाँ पर वाटच कांस है ना, तो इसलिए शायद उन्होंने दही दिया होगा। उष्ण अब वीर्य तो है हम पित्तज कास में आ गए ना।
हाँ अब एक तो सेकंड। पित्तज कास्ट में आ गए हम लोग, है ना मैम? वातज हाँ कास्ट में दुरालभा के बाद। हाँ। अब हम जो चल रहा है, हमको यहाँ तक लग रहा है अब हम वातज कास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली बार से हम जो स्टार्ट किए हैं वो पित्तज कास्ट पे हम लोग आ गए हैं। लेकिन अभी ये जो मैम रेणु, मुझे लग रहा है वातज कास्ट अभी चल रहा है मैम, ये धूमपान पिया ये सब है ना इसमें। हाँ ये हम हाँ, लोग इसके बाद में देखिए अभी हम आपको बताएं किस श्लोक से हम आया भी बताते हैं, इसलिए हम थोड़ा पिछली बार में 26 क्लास में। 26वें हाँ श्लोक से आएगा पित्तज कास्ट चिकित्सा। अच्छा, अभी बात यहाँ वाताजी चल रहा है, वातज कास्ट में जी दुरालावा योग पढ़ा हमने। अच्छा हम जी 16-17 पे हैं अभी। हाँ ठीक है, चलिए तब ठीक जी। है। मैम इसके बाद प्रणाम। हाँ मैम बताइए जी। मैम वो दू स्पर्शादि लेहम जो है वो पुराण गुण के साथ, वो मैम वातज कास्ट में लिखा हुआ है ऊपर जो है ना, हाँ मैम उसमें लिखा है। वाताजी कास्ट चल रहा है, अभी वाताजी कास्ट हाँ चल मैम, रहा है, पित्तज कास्ट अभी आएगा 25 से। तो अभी मैम ये 24 वाला योग भी वातज कास्ट का ही है, मतलब पिपली को गर्म हाँ जल के साथ जो लेना है हाँ सेंधा का, सारा पिपली, हाँ मैम। सारा वातज कास्ट का। हाँ, ओके मैम। जी तो मैम कुछ कहना चाहती हैं, उनका हैंड रेज है। बढ़ाइए बढ़ाइए आगे बोलिए। मैडम मुकेश बताइए। चलिए वो आपसे आ जाएंगी, फिर हम लोग आगे का पढ़ते हैं। हाँ मैम नमस्ते। एक डॉक्टर मुकेश जी। साहू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। नमस्कार सर। मैडम मैं, हाँ नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं ग्रुप पे मैडम एक बच्चे की है ना टॉमी की स्कैन सीटी स्कैन भेजी है, तो उसमें क्या है कि बच्चा 20 वीक्स का है, यानी 20 वीक्स का मतलब गेस्टेशनल सैक है, अभी गर्भिणी है। तो उसकी जब एनाटॉमी स्कैन करवाई थी तो उसमें L3 L4 वर्टिब्रा को हेमी वर्टिब्रा डबल मतलब उसमें एनाटॉमिकली मतलब डेवलप नहीं माना। एक साइड का वर्टिब्रा तैयार हुआ है, एक साइड का वर्टिब्रा तैयार नहीं हुआ। तो उनके जो डॉक्टर्स ने पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन के पास उस स्कैन को भेजा था, तो वो बोल रहे थे कि भाई ये बच्चे का चांसेस 50-50 है, बच्चा जब डिलीवर्ड होगा तो अपंग भी हो सकता है, मतलब और क्या नाम से बच्चे का ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पागल भी हो सकता है, तो आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो मैम ऐसे कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है? मैंने भी एक्चुअली ग्रुप में एक हाँ रिपोर्ट्स डाली है, तो वो अंजना मैम हाँ शायद देखे मैम उस रिपोर्ट्स में L3 L4 वर्टिब्रा है, उसको येलो मार्कर से इंडिकेशन भी कर रखा है। ठीक है सर, मैं देख के बताती हूँ आपको। और जनरली क्या है ना कि अगर डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, कितना मंथ का प्रेगनेंसी हो चुका है? 20 वीक्स बता रहे हैं। मैम 20 20 वीक्स का बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अबॉर्ट कराना है तो हम 24 वीक्स तक ही कर सकते हैं। बाकी ये भी ये कह रहे हैं, जो पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन से बात करी थी, भाई इसमें 50-50 चांस है, तो डेवलप भी हो सकता है और नहीं भी। एक्चुअली सर डेवलपमेंट तो जो होता है ना वो लगभग कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 20 वीक तक ना। लेकिन यह है कि इसको और हायर सेंटर्स से हमें कंफर्म कराना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराते हैं वो भी हमारे पास जो है ना कई तरह की होती है। तो हमें जो है 3D अल्ट्रासाउंड्स भी आ गई हैं और सेंसिटिव अल्ट्रासाउंड्स भी आ गई हैं। तो एक बार दिल्ली साइड में या कहीं और हायर सेंटर में बेंगलोर साइड में जो हो जाता है वहाँ पर एक बार पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि वो अल्ट्रासोनोग्राफी जो हुई है वो मतलब उसको भी एक बार कहते हैं ना रीचेक करने के लिए, तो हम उसके साथ में आगे के लिए जाते हैं। तो जैसे टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, फिर टाइप 3 है। मतलब यह है कि उसकी सेंसिटिविटी अल्ट्रासाउंड की बढ़ती जाती है और उसके हार्ट टिश्यू की स्टडी भी हम लोग काफी डीपली कर लेते हैं उससे। तो एक बार अगर किसी हायर सेंटर से एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा के और एक वहाँ दिल्ली साइड में जहाँ बहुत डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे पास जिस तरह के पेशेंट आते रहते हैं, तो फिर एम्स वगैरह से हम लोग एक बार एडवाइस जरूर लेते हैं कि एक एनिमेटल एनामली है, डेवलपमेंटल जो है यहाँ पे अगर कोई वो है, तो वो लोग कंफर्म करते हैं, कई तरह से उसमें जांचें होती हैं। तो एक बार पेशेंट की एडवाइस आप ले सकते हैं ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले। उसमें उन्होंने क्या है कि मतलब जी हायर सेंटर से ही करवाया है, जयपुर में मैडम, जयपुर की करवाई है वो। पूरी एनाटॉमी ऑफ स्किन है, पूरा एक एक वो है। मैं देख के बताती हूँ सर, मैं देखूंगी तो ना ये थोड़ा सा हट जाएगी स्क्रीन, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो मैं हाँ हटा के हाँ फिर देख के बताती हाँ हूँ। जी सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। मैम, बाद में मुकेश साहू डिस्कस कर सर। लेंगे। जी सर। मुकेश साहू जी। सर, हाँ ये जी हाँ जी। ट्रिपल टेस्ट करके कराया जाता है।
इसके लिए उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखते हैं, डाउन सिंड्रोम देखते हैं, और क्रोमोसोम की ट्राइसोमी 18 नंबर की होती है ना, उन 3 टेस्ट के लिए ये देखा जाता है। अच्छा, ये कराने का पर्पज क्या रहता है कि अगर हम ये करा लेते हैं और कोई इस तरीके का डिफेक्ट रूल आउट होता है, तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि या तो आप ऐसे विकलांग बच्चे के साथ जिंदगी भर जीवन यापन करें, या तो आप उसको अभी तक आया नहीं है तो आप उसको, क्योंकि ये आपकी भी परेशानी है, जो पेरेंट्स हैं उनकी भी परेशानी है, साथ में जो बच्चा विकलांग पैदा होगा उसकी भी जीवन भर की परेशानी है। तो इसके लिए दोनों की ही जो परेशानियां हैं उनको निजात दिलाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल के कि भाई ना आप जिंदगी भर परेशान रहें, अपना खर्चा करें, मानसिक और शारीरिक हानि पैदा करें, आर्थिक हानि पैदा करें, और ना बच्चे को ऐसी कोई हानि होने दें। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। ये ट्रिपल टेस्ट इसलिए कराने का औचित्य रहता है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वगैरह का टेस्ट इसमें कराया जाता है। वंदना मैम, ये मैम ये कह रही थी कि हम लोग ना पढ़ चुके हैं ये। हाँ यही मैं भी आपसे कहने वाली थी, जी, मेरे को इसीलिए तो याद आ रहा था हम कि हाँ हमें हम पित्तज लोग जो है काशी ना पढ़ना है। हाँ जी, हम लोग संसर्जन कर्म पे मेरे ख्याल में आने वाले थे। ये हाँ, हम लोगों ने बथुए का साग, इसको नहीं बथुए का साग वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके थे ना, जी जो जी 23 जी नंबर वाला श्लोक था वो भी हम पढ़ चुके। मैं यही आपसे कहने वाली थी, जी जी हम जी। लोग को 24 नंबर से शुरू करना चाहिए, मैम या ये फिर हम हम। लोग को हो चुका कि जो हाँ हम लोगों ने पित्तज कास में पहले हमने कफ को ढीला कर दिया, उसके बाद हमने हाँ 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 निशोत्तर चूर्ण, ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग हाँ। संसर्जन कर्म का सेवन यहाँ से 28 नंबर से श्लोक पढ़, नंबर बताइए, श्लोक 28, नंबर। अच्छा 28। हाँ ठीक है, इसको आप पढ़ रही है, मैं शेयर करती हूँ। भाई मुझे भी लगा, मुझे तभी पित्तज कास माइंड में था कि हमें पित्तज कास पढ़ना है। जी ठीक जी है जी मैम, जी। ठीक हृत हो जाता दोषो इमं स्वादु स्निग्धम जनम भजेत घने कफे तु सुचिरम रुक्षम तिक्तो सहितम। संसर्जन कर्म का सेवन। तो जो पित्तज कास में बताया कि कफ दोष पड़ गया, उसके बाद निशोथ का चूर्ण मिश्री के साथ या मधु आदि द्रव्यों से लेकर किसी एक को मिलाकर विरेचन करा लिया, और यदि कफ गाढ़ा हो तो उसमें कुल्फी आदि विरेचन द्रव्यों, तिक्त द्रव्यों से निशोथ के चूर्ण को मिलाकर जल के साथ सेवन कराकर और विरेचन करा लिया। अब विरेचन के बाद 28वें श्लोक में संसर्जन कर्म के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार वमन विरेचन द्वारा शरीर का संशोधन हो जाने के बाद रोगी को शीतल, मधुर तथा स्निग्ध पेय आदि संसर्जन कर्म का सेवन कराना चाहिए। यदि कफ गाढ़ा निकल रहा हो तो शीतल, रुक्ष और तिक्त रस प्रदान द्रव्यों से युक्त पेय आदि का क्रम करवाना चाहिए। संसर्जन का अर्थ है संशोधन। विरेचन के बाद, यहाँ संसर्जन का अर्थ संशोधन बोल रहे हैं, लेकिन संशोधन हम लोग कर ली। और अब हम लोग जो डाइट शेड्यूल हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग काफी पढ़ भी चुके हैं कि धीरे धीरे जो हाथों ने काम कर लिया उसको हम लोग को धीरे धीरे जगाना। वो डाइट शेड्यूल, जो डाइट प्लान है शोधन के बाद, उसको संसर्जन कर्म कहते हैं। वमन विरेचन के बाद जो पेय क्रमिक सेवन है वही संसर्जन कर्म है। और उसके बाद उन्होंने बताया है लेहि तैत्ते सुधा रात्रि शौद्र द्राक्षा हिमोत्पले स कफे शाब्द मरीचा स घृता सानिला हिता। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मतलब संसर्जन करवा लिया, मतलब शोधन हो गया, संसर्जन करा दिया। उसके बाद अब हम लोग जो अवलेह वगैरह कौन सी दे सकते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि अब हम लोग पहले जो है पढ़ेंगे कास नाशक अवलेह। तो उसको पढ़ लीजिए, कौन पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अगर टीका में देखना चाहते हैं मैम तो टीका में पहले देख लेते हैं इस श्लोक को। हाँ मैम, अब पढ़ना तो है ही, सोनल कोई भी पढ़ सकता है। मैम मीनल मैम आप पढ़ लीजिए। 28 का टीका। हाँ दिख तो रहा होगा ना, जी मैम दिख रहा है। यस मैम, पढ़िए मैम। मैम हित दोषो वाला। हित दोषो नरो हिम मधुरम स्निग्धम संसर्जनम विरेकाद अंतरम पेयादिक्रम भजेत।
इसमें ये बताया कि मैम जिस तरह से हमने पहले अगर वमन विरेचन जो कर्म कराने हैं उसके बाद पेयादि कर्म के द्वारा हम उनका संसर्जन कर्म करते हैं। मैम इसमें नरो हिम मधुर स्निग्धम, इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो हमने पढ़ा ना मैम, ऊपर वाला आयुर्वेद रसायन टीका आप पढ़िए पहले, उसमें लिखा है ना सबसे पहले कि विरेचन आहा, जो हमने अभी 27-28 पढ़ रहे हैं, उसमें इन्होंने बताया कि विरेचन माहा, विरेचन माहा मतलब विरेचन इत्यादि के बाद पित्त कासे तनु कफ इति, जो पैत्तिक कासे, अगर उसमें कफ तनु मतलब अगर ढीला कफ है या कफ की मात्रा है तब विरेचन कराना है। कास पित्त कास है, लेकिन उसमें कफ की मात्रा भी अगर तनु है, या कहते हैं ना कि थोड़ा सा मात्रा उसकी मिली हुई है, या तनु कफ है, या जिसे कहते हैं थोड़ा सा ढीला कफ है, तनो कफे मधुर युक्तया त्रिव्रतया घने तिक्ता, तो तनो कफ होने पर मधुर युक्त त्रिव्रत, त्रिव्रत का उन्होंने सेवन बताया है कि त्रिव्रत को जो है हम विरेचन के लिए दे सकते हैं। घने तिक्ते, तिक्त घने तिक्ते का यहाँ पर अगर हम त्रिव्रत का विरेचन करना चाहते हैं तो त्रिव्रत को तो हम, उन्होंने बताया कि थोड़ा मृदु, हम मृदु विरेचन ही मानते हैं। और जो तिक्ते को बोला, घने तिक्ते का मतलब यहाँ पे यही कहेंगे कि या तो इन्होंने किसी मेडिसिन के बारे में बताया कि उसको ऐड करिए, क्योंकि हमारे जो शास्त्र में मैडम ने अभी अभी पढ़ा उसमें इन्होंने यह साफ साफ बताया है कि जो पित्त कास में हम करते हैं, पित्त कास में जो संशोधन कर्म हम कर रहे हैं, श्लोक नंबर हमारे पास 28 है, उन्होंने साफ से बता दिया है कि वमन विरेचन जो हम कर रहे हैं तो रोगी को शीतल मधुर तथा स्निग्ध पेय देना चाहिए, मतलब हमें मृदु विरेचन ही कराना चाहिए। और अगर गाढ़ा कफ है ना, तो घने तिक्ते, तो फिर हमें जो है वो तिक्त रस प्रधान द्रव्य का से उसका जो है सेवन कराना चाहिए। अब यहाँ दो चीजें डिफरेंस आ गई कि अगर तनु कफ है तो हमें मधुर युक्त औषधि जैसे त्रिवत देना हिम चाहिए, मधुर और स्निग्ध युक्त औषधियों का प्रयोग करना, द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर गाढ़ा है, शीतम तथा रूक्ष तिक्तम युक्त संसर्जन कीजिए। अगर घना कफ है तो वहां पर रूक्ष तिक्त युक्त संसर्जन कर्म प्रयोग करना चाहिए। नहीं, कफ गाढ़ा है तो मैम कुटकी आदि विरेचन कारक तिक्त द्रव्यों से जल पिलाकर के साथ जल पिलाकर विरेचन कराने के बाद तब संसर्जन कर्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे कुटकी प्रयोग कहा जाता है ना, मृदु विरेचन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा तीक्ष्ण विरेचन हुआ है ना, तो थोड़ा विरेचन को उन्होंने बताया कि वहाँ पे हल्का सा हमें घने तिक्ते हो, जैसे आपने बताई दिया कुटकी है, चिरायता है, या फिर गुरुची भी उसमें मिला सकते हैं, इस तरह से उसमें देखिए कल्पना करके संकल्पना करके दे सकते हैं। हमारा तनु कफ है तो हम लोग निशोत इत्यादि यूज करेंगे, परंतु अगर कफ गाढ़ा है तो कुटकी इत्यादि यूज करेंगे, जिससे कि अच्छे से वो निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग संसर्जन कर्म को स्टार्ट करेंगे। जी मैम, इसमें देखिए ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें चरक बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि पित्तज काश की अगर हम चिकित्सा करेंगे तो कफ का अगर अनुबंध होगा तो रोगी को जो है वो हम क्या करते हैं जनरली, उसमें उन्होंने थोड़ा वमन के बारे में ही बता दिया है, लेकिन यहाँ तो हम विरेचन की बात ही कर रहे थे, तो उन्होंने पित्तज काश में कहा कि अगर कफ का अनुबंध हीन है, अगर अल्प प्रमाण में होगा तो फिर हम विरेचनार्थ जो है वो निशोत देंगे या त्रिवत चूर्ण देंगे, उसमें हम शर्करा भी मिला सकते हैं या फिर अन्य मधुर द्रव्य मिला सकते हैं। यदि पित्तज काश में कफ गाढ़ा हो जाता है तो तिक्त रस वाले द्रव्यों के साथ त्रिवत चूर्ण का सेवन कराएंगे, मतलब त्रिवत रस का चूर्ण जो है हम दोनों में देंगे, लेकिन अगर तनु कफ होगा तो वहां पे हम मधुर द्रव्य मिलाकर देंगे, शर्करा मिलाकर देंगे, लेकिन अगर हमारा कफ गाढ़ा होगा तो हम तिक्त रस वाले द्रव्यों के साथ त्रिवत चूर्ण का सेवन कराएंगे। यदि पतला कफ निकले तो स्निग्ध और शीतल आहार का द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, और यदि कफ गाढ़ा निकले तो रूक्ष और शीतल आहार द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। मतलब उन्होंने बताया तो दोनों में यही है, लेकिन अब हमें उसमें क्योंकि हम संसर्जन कर्म कर रहे हैं तो त्रिवत चूर्ण तो हम सब में मिलाएंगे, त्रिवत चूर्ण के साथ हम अन्य कल्पना को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तिक्त द्रव्यों से युक्त त्रिवत चूर्ण को हम विरेचनार्थ प्रयोग करेंगे, चक्रपाणी जी कहते हैं। तो तिक्त द्रव्यों से हम कुटकी भी ले सकते हैं, या तिक्त द्रव्यों से युक्त में हम थोड़ा सा गिलोय भी ले सकते हैं, तो उसमें तिक्त द्रव्य हमें ऐड करना है, लेकिन त्रिवत चूर्ण के साथ ऐड करना है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर जी। आयुर्वेद रसायन संसर्जनम माह हित दोष इति तच्च तनो कफे शीत स्वादु स्निग्धम घने शीत रूक्षम शीत तिक्त रूक्षम। सेम वही मतलब जब आपने मैम ऊपर बताया उसी का है कि कब हमें
शीत मतलब ठंडे, मधुर और स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना है। जहाँ पतला कफ है और जहाँ पर गाढ़ा कफ है वहां पर हमें ठंडे, तिक्त और रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग करना है। जी मैडम, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें विरेचन के लिए सबसे अच्छी औषधि जो है त्रिवत चूर्ण के साथ ही लेना है। लेकिन हमें लगता है कि कफ का अंशाज कल्पना में कफ है तो हमें मधु द्रव्यों के साथ ले लेना है, शर्करा के साथ ले लेना है। अगर हमें लग रहा है कि कफ जो है वो गाढ़ा हो चुका है तो फिर हमें तिक्त द्रव्यों के साथ ले लेना है। यस। जी, शुद्धस्य आगे शुद्ध बढ़िए। योग्यस्य च वाह सॉरी। जी, वही है, शुद्धि के लिए ही जो है हमें शुद्ध योग्य या मतलब जो है हमें सही से उसको शुद्धि करनी है। संसर्जन कर्म के बाद भी किसी तरह से दोष जो है वो प्रॉपरली जो है वो उसका वो विरेचन के रास्ते से बाहर निकल जाए तो वो शुद्धता हो जाए, और इसी यही उन्होंने उसके बारे में बताया होगा। बाकी सर आएंगे तो बताएंगे। बाकी इसमें डिफरेंस नहीं इसका मैम, यही सही है सही है ना। क्लियर जी हो गया मैम। जी। थैंक यू मैम। 29 नंबर का श्लोक है। वंदना मैम किससे पढ़वा रहे हो? देखो आप लिस्ट देखो आप। आकांक्षा मैम पढ़िए। अरे वाह, पढ़े आकांक्षा मैम है तो क्या बात है। चलिए मैम आइए। आकांक्षा मैम आ रही है आप? प्रणाम मैम, मैं आइए पढ़ सर, देता आप हूँ। ही पढ़िए। हाँ। हाँ आप हाँ सर पढ़िए। पढ़िए। लहिए पते सीता धात्री अक्षोतर द्राक्षा हिमोत पलई स कफे साबद मरीचई स घृत है सानिले हित कास जी नाशक अबले पित्त जनित कास में मिश्री आंवला मधु मुनक्का सफेद चंदन और नीलकमल इन सब द्रव्यों का अवलेह बनाकर सेवन करें। कफ युक्त कास में नागरमोथा और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर ऊपर वाले अवले को दे और वातज कास में घृत मिश्रित उक्त अवले चाटने के लिए दे। यदि शुद्ध पित्तज कास हो तो मिश्री आदि वाला अवले दे। यदि उसमें कफ दोष का संयोग हो तो नागरमोथा काली मिर्च मिला दे। और यदि वात दोष का संयोग हो तो उसमें घी मिला कर दे। जी सर, बहुत अच्छे बात करता है आपने। एक्चुअली उन्होंने हर जैसे कहते हैं ना, जो हम लोग अंशांश कल्पना में पढ़ाई करते हैं कि क्या क्या जो है दोषों का होगा, उस हिसाब से उन्होंने चिकित्सा भी बहुत अच्छे से बताई है। टीका पढ़ेंगे सर? पढ़िए। एक सेकंड नवजोत कौर मैम, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ आपको मैम, आप अनम्यूट कर ले रही हैं और आवाज आ रही है बहुत। सॉरी मैम, उसको आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत बार आपको तो नहीं दिख पाएगा ऊपर, वो धूप सॉरी। में मोबाइल के साथ वो नहीं स्क्रीन ठीक है शो सर, अच्छी से नहीं। ठीक है सर, ठीक। कोई भी पढ़ प्रणाम सकता मैम। है। मैम मैं हाँ पढ़ती हूँ, मेरा अन्य सुनिए। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम, पढ़िए मैम। कोई कुछ बोल रहा था मैम। बताइए। कुछ नहीं, हाँ मैंने बोला था एक्चुअली नवजोत कौर मैम का बार बार अनम्यूट हो रहा है और मैं बार जी बार जी म्यूट कर रही थी, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो म्यूट ही रखें उसको, और जब वो पढ़ना जी चाहेंगी मैम। तो आ जाएंगी पढ़ने के लिए। जी आकांक्षा मैम आप पढ़िए प्लीज। जी मैम। पित्त कासे सीतादि भीर लेहो हितः स कफे पित्ते शब्द मरीचो लेहो हितः सा नीले पित्ते सघृतो लेहो हितः। इसमें मैम जैसे अभी एक श्लोक में पढ़ा था, तो पित्त कास में किसके साथ लेना है हमको, अनुपान एक जो हम कहते हैं उसके हिसाब से इन्होंने बता दिया है कि और कफ में और बाकी पित्त में। तो अगर पित्तज कास है तो इसमें सीतादि के साथ लेना चाहिए, मतलब सीता यानी मिश्री के साथ। कफ है तो यहाँ पे मरीच भी होना चाहिए उसमें, मतलब मरीच के साथ लेना चाहिए। और अगर वात का अनुबंध है तो वहां पे घृत के साथ लेना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से कल्पनाएं उन्होंने कल्पना करके बता दिया है कि किसके साथ किसका अनुपान लेंगे तो उस कास्ट में वो हित कर रहेगा। जी मैम। जी एक्चुअली मैम इसमें स्पेशली जैसे एक बार और क्लियर कर दें क्योंकि पुराना भी जो लोगों ने नहीं सुना होगा। जैसे तो उन्होंने यहाँ बताया है कि जो पित्तस कास जब हम देते हैं तो पित्तस कास में इन्होंने बोला है कि हमें जो है स्पेशली चंदन है, द्राक्षा है और आंवला है, फल है,
है ना। इससे जो हमने लिया है उसमें चीनी शर्करा मिला के दे देना है। तो इससे हमें एक लेह बनाना है और लेह हमें इसको चटा देना है पेशेंट को। लेकिन अगर उसमें हमें कफ का भी अनुबंध लग जाता है तो हम तो यहाँ पे मरीज के चूर्ण का प्रक्षेप डाल के देंगे। और हमारे जो चरक जी यहाँ पे नागर मोथा भी मिला देते हैं। तो जो हमने मेन हमारे पास जो औषधियाँ है वो है चंदन है, द्राक्षा है, धात्री पर है और कमल है। आंवला मान लेते हैं, आंवला, कमल और चंदन और द्राक्षा है। और इसमें हमने चीनी मिला दी है और थोड़ा मधु मिला दिया है। तो हमने पित्तज कास में दिया है। और अगर हम इसमें कफ का अनुबंध जानते हैं तो हमने थोड़ा मरीच तो मिलाया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चरक इसमें नागर मोथा भी मिलाया गया है। और अगर इसमें वायु का अनुबंध हो जाता है तो फिर इसमें घृत भी मिला के दे सकते हैं। तो ये जी बहुत मैम, अच्छे से, क्लियर हो गया हाँ मैम। है ना, बहुत अच्छे से इसमें इन्होंने बताया है। आगे पढ़िए मैम, आकांक्षा मैम। जी मैम। लेह्यम आह लेह पित्त इति स च केवले पित्ते सीतादिभिः स कफे मुस्तः स मुस्त मरीचैः स वाते स घृते। मतलब इसमें ये बताया गया है लेह्यम आह, मतलब लेह्यम आह जो यहाँ पे ये शब्द है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि लेह जो है यहाँ पे अलग अलग किस किस तरीकों से हमको लेना है। उसमें अगर केवल सच केवले पित्ते, अगर केवल पित्त से केवल पित्तज है तो वहां पे जो आपने अभी जो ऊपर जो भी द्रव्य बताए अमल की, चंदन, द्राक्षा, चीनी, इसमें सीता मिलाकर अगर पित्तज में है तो उसको सीता मिलाकर इसमें ले लेना चाहिए। और अगर सकफे है तो उसमें मुस्ता और मरीच ये दोनों मिलाकर उस लेह को मतलब लेना चाहिए। उसके बाद अगर वात है तो उसमें घृत मिला ले। ऐसे ही है मैम? बिल्कुल जी मैम, एकदम बढ़िया से, अब तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। जी संग्रहे तु चिकित्सा अध्याय 4 पिंपली मुस्त्य यष्ट्यावह द्राक्षा मूर्वा महौषधम लाजामृत फल द्राक्षा त्वक शीरी पिंपली सिता अमृत फला धात्री दुस्पर्शा कर्कटी शुंठी शठी द्राक्षा बलासिता निदिग्धा मूल फलम वट बीजम रसांजनम। इसमें फिर आगे उन्होंने बताया है कि अष्टांग हृदय का एक वो बताया, उन्होंने योग बताया है जिसमें पिंपली मुस्ता यष्टि द्राक्षा मूर्वा महौषध लाजा, इसके बाद फिर लाजा अमृता अमृता फल आया है मैम। तो फल यहाँ पे क्या होगा? त्रिफला द्राक्षा, भी हो सकता, त्रिफला भी हो सकता है। ठीक है, द्राक्षा और फिर त्वक, शीरी, पिंपली, सीता। तो ये इन्होंने एक अपना एक योग बता दिया है जो अष्टांग संग्रह में आया है। और फिर उसके बाद एक और इसमें आया है अमृत फल। अच्छा, अमृत फला यानी धात्री को कहा है मैम। हाँ, हाँ, अमृत फल फला धात्री, यहाँ हाँ पे हाँ जी। धात्री। उसके बाद नहीं, दुस्पर्शा हाँ कर्कटी शुंठी शठी द्राक्षा बलासिता निग्धिका मूल फलम वट बीजम रसांजनम। मैम लगता है पूरा ही पढ़ूंगी तब आगे क्या बता रहे हाँ, हैं समझ में पढ़ आएगा। लीजिए पढ़ ठीक है। लीजिए। खर्जूरम पिंपली वांशी स्वदंष्टा च इति पंचते घृत शौद्र युता लेहा श्लोकार्धे पित्तकासीनाम पयो अनुपानाम श्रृंगी व लिह्यात साज्य सीता मधुकम इति। जी, इन्होंने योग बता दिए हैं ना मैडम। इस योग को थोड़ा सा हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो पढ़िए, जी कोशिश मैम। कीजिए। मैम एक तो ये तो क्लियर हो गया जो पहले योग बताया गया। उसके हाँ बाद ये शायद दुस्पर्शा से फिर उन्होंने एक और बताया है दुस्पर्शा कर्कटी। कर्कटी यहाँ पे देखना पड़ेगा कर्कटी किसको कहा गया है। कर्कटी, चुंठी, शठी, द्राक्षा, बला और सीता। एक यहाँ पे एक ये बता दिया गया। उसके बाद निग्धिका, निग्धिका का पर्याय भी देखना पड़ेगा। निदिग्धिका छोटी कटेरी हो सकती है मैडम। अच्छा मैम, छोटी कटोरी, छोटी करी, उसका मूल या फल ऐसा करके हाँ निग्धिका हाँ, मूल फलम। मूलम फलम भी दोनों भी हो सकता है, या एक रख सकते हैं। बट बीजम, वट बीजम रसांजनम। हाँ, ये दूसरा योग हो गया। जी मैम, एक ही इसके बाद दूसरा फिर। दुष्पर्शा भी हम लोग उस दिन पढ़े थे कि यवासा या जवासा में से एक हो जाएगा। जी करकटी जी तो रही, शुंठी, शठी, द्राक्षा
है ना, बला, इनको हम सीता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आया निदिप्तिका, निदिप्तिका को भी छोटी कटेरी के उसमें दिया जाता है। तो और उसके बाद मूलम फलम हो गया, उसके बाद वट बीजम और रसांजनम। बहुत अच्छा ऐसा स्पेशल योग बता रहे हैं इस क्लास में। तीसरा पढ़िए, खजूरम। खजूरम पिंपली वांशी दंष्टा चेती पंचते। वांशी से मतलब यहाँ पे वंश लोचन दिया हुआ है मैम नीचे हाँ बुक में, तो और फिर लेकिन आप खजूर ये पिंपली हाँ वंशलोचन और स्वदंष्ट्रा, और ये ये क्या 5 मिला के हम्म, इसको घृत और शहद से इसका लेह करना है। हम्म, और ये पित्तज कास में इसका फायदा होगा, क्योंकि श्लोकार्धे पित्त कासी नाम ऐसे करके लिखा है। हम्म। मैम से 5 कौन हुए? 4 ही हुए ना, खजूर, पिपली, वंशलोचन, वांशी वंशलोचन और खजूर स्वदंष्टा मतलब गोक्षुर होता है। शुरू हो गया वो तो। जी हाँ मैम, चैती पंचते। मिस कर रहे हैं। लेकिन लिख रहे हैं ये 5 है। तो नहीं है। मृतिका फलानी, ये या तो फिर वही वाला है जो नीचे आप पढ़ेंगे ना, अगर टीका आपके पास है तो टीका में इन्होंने 5 नंबर जो इस श्लोक में हमने डाला है, यहाँ पे लिख रहे हैं मृतिका फलानी 5 नंबर। पहले मैं देखती हूँ कहाँ पे 5 नंबर बता रहे हैं। नीचे थोड़ा सा ये देते हैं तो कहीं पर जो उन्होंने बोला है वहाँ पे मृतिका फलानी पंचशता पिपली फलानी त्रिशता इतंदु। वांशी तो उन्होंने वर्ष लोचन ही माना है मैडम, है ना। 5वें नंबर पे इन्होंने अभी बताते हैं। मैम बाद में घृत छौद्र युक्त लेहम, तो उसमें इनका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने पहले इतनी पंचानी बताया है, तो या तो श्लोक में इन्होंने जो बोलना चाहा है उसमें श्लोक कहीं नंबर 5 मैम, द्विशाणे सर्पिशा प्रस्थम, ये वाला। नहीं मैम नहीं, जो खजूर 29 का पिपली 29 में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, 29 के जी। 29 में जो खजूर है वाला। उसका जो, हाँ, आयुर्वेद रसायन की टीका पढ़ रहे हैं, उसमें नीचे देखिए खजूरम पिपली वांशी, खजूर पिपली और वंशलोचन और सदस्ट्रा चा इति, और लिख रहे हैं कि पंचते। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हुआ है। छोद घृत छोद रुता लेहा, वो तो बन ही जाएगा भाई, घृत को और छोद को उसके साथ मिला देंगे तो फिर वो जो है वो लेह बन जाएगा। पयो अनुपानम। प्रणाम मैम। हाँ मैम, जी मैम, हाँ, नमस्कार। शायद ये आधे आधे श्लोक से 5 लेह बताए गए हैं। हाँ, ये भी कह सकते हो आप, सही कह रहे हो मैम। हाँ 5वें नंबर का श्लोक है इसलिए। नहीं मैम, जैसे हाँ, योग 5वें नंबर का ये योग है। हाँ 5 योग हो गए ना। हाँ, हाँ 5 योग हो गए, ये भी हो सकता है ना। ये भी जैसे उन्होंने लेने का ढंग भी नहीं बताया ना। देखिए जैसे मैडम सही कह रही है कि दूस्पर्शा करकटी शुंठी शठी द्राक्षा वाला सीता, एक ये हो गया। दूसरा निर्दिग्धता मूल बल छठ बीज रसायनम 2 हो गए। खजूर पिपली ये तीसरा हो गया। इससे ऊपर वाला जो हमने भी पढ़ा था पिपली मुस्त वाला, इसको भी अगर उन्होंने 4 और 5 आधा श्लोक का लेंगे तब जाके ये 5 हुए। और इन्होंने ये पांचों के पांचों जो बताए बाद में ही बताए हैं कि इन पांचों मतलब अलग अलग औषधियों को लेके घृत छोद रुता लेहा श्लोक अर्धे पित्त काशिका, हाँ मैम, है ना, ऐसा हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू नहीं मैम, थैंक यू मुझे। नहीं और नहीं, मैम अच्छा लगता है। कर्कटी का काकड़ श्रृंगी कर्कट श्रृंगी हाँ आ सकती काकरा है। श्रृंगी, हाँ काकरा श्रृंगी है मैम, हाँ, काकरा श्रृंगी। मैम इसमें जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा है श्लोक में लेह पित्तई, तो मतलब हाँ। कि इससे पहले जो भी ये बता दिया गया है वो पित्तज हाँ। कास के लिए बताया गया है। हाँ और फिर उसके बाद जो इन्होंने एक लाइन लास्ट में लिखी, पयो अनुपानम श्रृंगी व लिहियात साज्य सिता मधुकम। इसके बाद क्योंकि श्लोक में सघृता सानिले हिते, मतलब अगर वातज है तो उसमें घृत का अनुपान दे देना है। हाँ, और कफ है तो उसमें मरीज तक मरीज और लगा मुस्ता दे देना है ना। उसके बाद उन्होंने संग्रह बताया कि संग्रह चिकित्सा अध्याय 4 में ऐसे से बताया है। तो जैसे आपने ऐसे पहला पढ़ा है कल्प ना, आ गए। हाँ, आगे क्लियर कट आ गया ना मैम। और फिर उसके बाद देखिए जो सेवन लेहे बता, लेहे तभी बनेगा जब उसमें घृत छोद रुता लेहा श्लोक का अर्धे भी लिखना है, श्लोक का हृदय पित्तकाशी नाम, है ना। पयो अनुपानम श्रृंगीवा, अब ये भी लिख रहे हैं पयो अनुपानम श्रृंगीवा लिहात साज्य सीता मधु, मतलब अब पय में अनुपान जो है वो दूध का भी ले सकते हैं जो कि शुंठी युक्त होना चाहिए, और साथ में सीता और मधु को भी यहाँ पे युक्त कर रहे हैं फिर से। मैम श्रृंगी मतलब श्रृंगी का अनुपान होना चाहिए।
दूध के हाँ साथ, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, मतलब पयो अनुपानम श्रृंगीवा, तो ये भी हो वाह, सकता है हाँ। कि जो पे ले रहे हैं वो हमें हाँ। दूध जो ले रहे हैं वो हमें शुंठी संस्कारित दूध भी पिला सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं। जी जी जी। और वा यानी या लिहाज साज्य सीता मधुकम, या सीता लेकिन मधु के साथ उसका ले। जी जी मैम, लेकिन कितना गजब का इन्होंने बताया है, पांचों मैम के आप इसको पांचों। पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी छोटा छोटा करके हम लोगों ने कर लिया, और हाँ एक आध मैम, जो प्रॉब्लम था तो सविता पेटे मैम ने कर दिया। हाँ तो अब हाँ इसको हाँ, पूरा एक बार जैसे आप करा देती है ना रिवाइज, तो अच्छा हम लोग अच्छा। कर लेते हैं। हाँ पांचों मैम, हम लोग अच्छा करते हैं। हाँ, हम लोग यही आज का जो अभी तक यही पढ़े हैं अभी हम लोग, कि हमें जो है पहले पित्त पैतृक कास्ट में देखना है कि पैतृक कास्ट है या वो स्पेशली उसमें पित्त के लक्षण ज्यादा है, या फिर उसमें वात के लक्षण ज्यादा है, या फिर उसमें कफ के भी लक्षण अनुबंधी है। क्योंकि एक ही जो है कहा जाता है कि कभी भी जो है एक ही दोष से जो है वो कोई भी व्याधि नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें पित्त के लक्षण, अगर पित्त का काश है तो कहीं ना कहीं उसमें कफस के भी लक्षण हो सकते हैं, या फिर वात के लक्षण भी हो सकते हैं, या फिर तीनों के लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनका साफ सा मतलब था कि अगर हम पित्त काश मान रहे हैं तो पित्त काश में हमको जो है पेशेंट को स्पेशली जो है मेडिसिन में उन्होंने बता दिया है कि सीता धात्री छौद्र द्राक्षा हिम उत्पन्न, मतलब सीता हम सब समझते हैं, धात्री हम समझते हैं, छौद्र मतलब शहद हो गया, द्राक्षा हो गया और चंदन हो गया, और उत्पन्न हो गया। ये सारी औषधियां हमने लिया, और इसको हमने, अगर हमें लगता है कि ये पैतृक कास्ट है तो हमने इसका लेह बना के पेशेंट को दे दिया। अगर हमें लगता है कि इसमें कफ की अधिकता है तो हमने यहाँ पे मरीज को स्पेशली वहाँ पे उसी लेह में मिलाया। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं, वहाँ हम नागर मोथक को भी मिला सकते हैं मरीज के साथ में, कफ अगर कफ की अधिकता है या कफ के लक्षण भी मिलते हैं। और अगर कफ के लक्षण नहीं मिलते हैं, केवल वायु पित्त काश में हमें वायु के लक्षण ज्यादा मिलते हैं, तो वेग ज्यादा बढ़ जाते हैं, आवाज ज्यादा आती है, या वायु के लक्षण कई तरह के रुक्षता वगैरह हो जाती है, तो फिर वहाँ पे हमें घृत देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो क्लियर हो गया कि हमें ये मेन उन्होंने एक योग बताया है। अब इस योग के ही संदर्भ में हमें और 5 योग के बारे में बताया गया है कि जिसका हम लेहन कर्म करा सकते हैं। वो लेहन कर्म में नंबर 1 जो है वो है पिपली, उसके बाद मुस्ता, उसके बाद मधुयष्टि, द्राक्षा, मूरबा और शुंठी। यहाँ पे इन्होंने पिपली पिपली मुस्त यष्टहा द्राक्षा मूरबा महोषधम। सेकंड उन्होंने बताया है लाजा अमृत फल द्राक्षात्म, और उसके बाद द्राक्षा त्वक छीरी पिपली सीता। मतलब लाजा हो गया, अमृत फल की बात अभी हम लोगों ने की ही है। अमृत फल को किसको माना था मैडम, अमृत फल हम या धात्री। हाँ अमृत धात्री। फल मतलब हाँ धात्री हो गया, लाक्षा हो गया, धात्री हो गई, द्राक्षा हो गया, त्वक, त्वक के बारे में हम सब जानते ही हैं। और त्वक के बाद हमने छीरी और पिपली, इनको मिला के फिर हमने सीता के साथ इसको रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया अमृत फला, धात्री को अमृत फला माना ही गया है। फिर उसके बाद दुस्पर्शा कर्कटी, दुस्पर्शा कर्कटी शुंठी शठी द्राक्षा वला सीता। तो दुस्पर्शा को हम जो है जवासा मानते हैं, कर्कटी शुंठी शठी द्राक्षा वला, इनको भी सीता के साथ मिलाना है। इसके अलावा ये एक योग आया निर्दिग्धिका, छोटी कटेरी जिसे कहते हैं हम, उसका मूल भी लेंगे, उसका फल लेंगे, बट बीजम, बट का बीज लेंगे और रसांजनम लेंगे। इसके अलावा हम खजूर लेंगे, पिपली लेंगे, वंशलोचन लेंगे और बोक्षुर लेंगे। इस प्रकार ये 5 योग का वर्णन आया है। और इन पांचों को क्या किया गया है कि घृत के साथ और मधु के साथ हम इसको लेह बनाएंगे, और लेह बना के हम पित्तज काश के लिए बहुत उपयोगी माना है। और अनुपान में हम श्रृंगी पयो अनुपान, मतलब जो पयो का अनुपान कराएंगे वो हम शुंठी संस्कारित देंगे तो और फायदा होगा। और उस लेह में हम साज्य सीता मधु और मतलब अपने अनुसार या टेस्ट के अनुसार या युक्ति पूर्वक सीता और मधु को और भी मिला सकते हैं। जी थैंक यू मैम, जी बहुत बढ़िया, ये पूरा हो गया कंप्लीट अच्छे से। हाँ, पैतृक कास्ट में बहुत अच्छे से जो है हमने इसको कर लिया। मैम मैं पैतृक कास्ट के लक्षण भी रिवाइव करवा लेता हूँ थोड़े से, बिल्कुल बिल्कुल सारे जी साथ सर। साथ ही होता रहेगा। हाँ हाँ सर, पैतृक हाँ सांस की जो बेसिकली स्पेशलिटी होती है, खांसी तो उसमें होती ही है, उसमें जी जलन होती है मैम, सांस और ड्राइनेस भी ज्यादा होती है, और मुंह का स्वाद ना मैम तीखा रहता है, कड़वा कड़वा सा रहता है, प्यास भी ज्यादा लगती है मैम पैतृक वाले में। और उसमें जब वॉमिटिंग वगैरह रहती है ना, कई बार वॉमिटिंग भी आती है, उसमें भी वॉमिटिंग करने के बाद है ना, उसमें वो रहता है, जलन रहती है, वॉमिटिंग गले में एकदम ना जलन सी हो जाती है। और सुश्रुत ने तो सर मैम इसमें ना जवर को भी पैतृक कास्ट के लक्षणों जैसा ही बताया।
सही बात है, क्योंकि वहाँ पित्त की अधिकता है, ज्वर तो पित्त का रोग ही माना है। जी जी मैम। जैसे हम ना वातज में भी करते हैं ना, जैसे वातिज का जो रहते हैं उसमें जैसे खांसी रहती है, चेस्ट में पेन होता है मैम, हेडेक के साथ पेशेंट आता है, और ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा बॉडी और गला एकदम जितना मतलब इतना भयंकर पेन के साथ आता है, और उसको कंटिन्यूस बाउट्स आते हैं जैसे मैम ना कफ वाले, और गला ज्यादा खराब होता है, वो वातज कास में ना गला हॉर्सनेस वगैरह, ड्राई कफ, कंटिन्यूस बाउट्स और पेन के साथ कफ आना, ये सारे वातज कास वाले में मिलते हैं, और इसमें थोड़ा सा बर्निंग वगैरह ज्यादा और मुंह का स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये बेसिक लक्षण होते हैं वातज और कफ। चलिए मैम तो इसमें अगर हम हाँ बेस में मान सकते हैं कि इसमें अम्ल पित्त उसके अगर पेशेंट को रहता है, जिसको जहाँ पर अम्ल पित्त के कारण भी जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, वहां पर भी कभी कभी कफ के बाउट्स ज्यादा आते हैं, मतलब जब उनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है, तो वो भी हम पित्तज कास के अंदर मान सकते हैं। हाँ मैम, इसी तरह से चरक में दिया है, चरक में स्पेशली दिया है, जैसे आपने बोला कि जो अग्नि सूर्य, मतलब कि अग्नि और सूर्य से जो उत्पन्न ताप होता है, जैसे उन्होंने बोला है कि जो लक्षण में बताया है कि कटु कोश विधा अम्लो क्षाराराम अति सेवनम पित्त काश करम क्रोधम संतापश्च अग्नि सूर्यजा, अर्थात जैसे कटु, उष्ण, विदाही या अम्ल पाक उत्पन्न करने वाले जितने भी आहार द्रव्य होते हैं, अम्ल और क्षार द्रव्य को जब अधिक परिमाण में हम लोग सेवन करते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, और क्रोध, अग्नि और सूर्य के ताप के संपर्क से तो पित्त जो है वो पित्त काश को उत्पन्न करता है। और लक्षण में भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि थूकते समय जो है वो पीत बन के कफ का निकल, पेशेंट को खांसी आ रही है लेकिन खांसते के साथ साथ जो वो निकालता है तो वो पीत निष्ठीवन करता है, थूकते समय पीत बन के कफ को निकालता है। आंखों का पीड़ा होना, मतलब उन्होंने बताया है तिक्तास्यत्वम स्वारा, मतलब उसका जो मुख में भी तिक्त रस की अनुभूति होती है, या मुख लगता है कि तिक्त रस हो गया है, स्वर का भेद होता है। और जैसे आप बोल रही हैं बिल्कुल वही उन्होंने बताया कि उरोधूमायन मतलब छाती में धुआं उठने जैसी अनुभूति होना। अम्ल पित्त का लक्षण बताया साफ साफ, तृष्णा की अधिकता होना, दाह होना, और उसके बाद अरुचि होना, अज्ञानता होना, चक्कर आना, ये सभी लक्षण जो है पित्तज काश में है। और पित्तज काश का रोगी कुछ समय तक बराबर खांसते हुए उसके नेत्रों के समान, मतलब नेत्रों के सामने जो है वो तारे के समान चमकने वाली वस्तुओं को देखता है, जो लगातार खांसेगा। यस मैम। इसका मैम चरक का श्लोक बहुत बढ़िया दिया हुआ है। पीत निष्ठी वनाक्षतम तिक्ता स्यात् स्वर आमय उरो धूमायनम तृष्णा दाहु मोहो अरुचि भ्रम प्रततम कास मानश्च ज्योतिष विषय च पश्यति श्लेष्माणम पित्त संस्कृतम निष्ठवती च पैत्तिके। तो मैडम जो आप बोल रही थी ना कि पित्त युक्त जैसे वो खांस रहा है और उसमें खट्टा खट्टा पानी मुंह से निकल रहा है और मुंह जो है वो कड़वा कड़वा हो रहा है, और जो उल्टी हो रही है वो भी येलो येलोइश जैसी हो रही है, मतलब पित्त युक्त, तो इसको इसी में मानेंगे। या फिर कभी कभी ब्लड भी उसके अंदर आ सकता है, और पूरे में गले में और छाती में और आंखों में पूरे में बहुत जलन होगी, और अगर ज्यादा ब्लड निकल जाता है तो फिर पांडु जैसे मतलब त्वचा जो है वो पेल हो जाएगी, और ऐसे में अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर मोह भ्रम वगैरह आने लग जाता है, और ऐसे पेशेंट को यूजुअली एनोरेक्सिया होता है, मतलब भोजन के प्रति अरुचि होती है, और जो छाती है उसमें जकड़ापन भी हो सकता है, और खांसते खांसते पेशेंट को आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और क्योंकि पित्त की अधिकता है मुंह में सूखापन भी आ जाता है, और प्यास जो है वो बार बार लगती है। जी मैम वो ना मैम, इसमें जो हमारे ना हीटस हर्निया के जो पेशेंट होते हैं ना पैथिक कास वाले में, जी हाँ मैम, वो जो क्या होता है वाल्व होता है ना, स्फिंक्टर जो होता है उनका बंद नहीं होता, जैसे हम खाना खाते हैं तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है वाल्व, तो उसका खाना अंदर ही रहता है प्रॉब्लम में। तो अगर हम रात को सोते भी है ना, खाना ऊपर की तरफ चढ़ता है या एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो सीधा ट्रेकिया में जाता है, और ट्रेकिया में जाने के बाद वो फिर एक पेशेंट को इतनी भयंकर ड्राई कफ रहती है लंबे टाइम तक, उसका कोई काज हम मतलब नहीं मिल पाता, फिर पूरा ध्यान से देखे वो भी पैथिक कास में ही हम उसमें वो करते हैं। जिनको जी एसिड ज्यादा बनता है वो ऊपर धीरे धीरे गले में चुभता है और वो गले को खराब करता है और फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। कई बार वो एसिड
पवन बॉस रिफ्लक्स जी। रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस जिसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, रिफ्लक्स में जो रहता है ना मैम, रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस, पवन बॉस। जी सर। अच्छा, अब हम अगर जो इनका एक एक लक्षण देखें और तीनों कासेस में अलग अलग क्या होगा, डिफरेंशियल करें इसको। जैसे मुंह का स्वाद, तो मुंह का स्वाद वातज वाले में रहेगा कटु, है ना, पित्तज वाले में अम्ल या कटु, और कफज वाले में मधुर। मुंह का दूसरा, टंग की कोटिंग, वातज वाले में अरुण वर्ण या श्याम वर्ण, पित्तज वाले में पीतवर्ण, और कफज वाले में व्हाइट कोटिंग। अच्छा, इसमें अगर जो कफ का वो देखेंगे कि किसमें कितना आता है, तो वातज वाले में नो कफ, पित्तज वाले में थोड़ा ज्यादा, कफज वाले में उसमें गुरुता बढ़ जाती है, तो वो सूखा सूखा सा ऐसा कफ मिलता है। तो पित्तज वाले में आपको कड़ी वगैरह भी मिल सकता है। ये को थोड़ा सा और कोई इसमें ऐड करना चाहे, ऐड ऑन करना चाहे। सर जो पित्तज वाला होएगा ना, उसमें ना प्यास ज्यादा लगेगी, दाह भी ज्यादा रहेगा उसमें ना। वातज वाले की बजाय ना पित्तज वाले में सबसे ज्यादा इसमें ना प्यास ज्यादा लगती है। और कफ वाले की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है, उसमें इंडाइजेशन बड़ा होता है। जैसे मुख में लाल लाल स्राव, अग्निमांद्य वाले ज्यादा लक्षण, और बॉडी में गुरुता वगैरह ज्यादा, हैवीनेस ज्यादा मिलता है। एक जो आपने पित्तज वाले में कहा था कि वोमिटिंग जैसी फीलिंग देगा, वोमिटिंग या प्रसेक वगैरह जो हम लोग समझते हैं कि वो कफ के ज्यादा लक्षण के करीब आता है। नहीं, पित्तज में मैंने वॉमिटिंग नहीं बोला सर। पित्तज में तो मैं बोलता हूँ, जैसे पित्तज वाला जो आता है ना, क्या रहता है पित्तज में, उसमें तो वो कहता है पेशेंट मेरे को ना जलन हो रही है, और मुंह में ज्यादा ड्राइनेस है, कड़वा कड़वा सा लग रहा है, और गला जल रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, तो ऐसा मतलब। और नोजिया टाइप रहता, वोमिटिंग तो नहीं रहती, बर्निंग मतलब नोजिया, वोमिटिंग आ भी जाती है, और वो जी बर्निंग वाला पवन सर, जलन होता, हाँ ज्यादा जलन होती ज्यादा है, पीठ, हाँ जलन पित्त युक्त निकलता होता है है, जैसे मीनल। जी पित्त जी निकलता है ना, वोमिटिंग तो होती है। जो कफ मटेरियल निकलता है ना, जैसे वो बिल्कुल तीखा तीखा सा, और ऐसा लगता है जैसे कि गला जल गया हो वॉमिट करने के बाद। अब इसमें अगर जो हम अंतर करना चाहें ना, जो पित्तज की वोमिटिंग होती है और जो कफज की वोमिटिंग होती है, जो कफज की वोमिटिंग होगी उसका जो रस होगा वो मधुर होगा, और जो पित्तज वाली जो वोमिटिंग होगी वो चूंकि पित्त की वजह से हो रहा है, तो वो पित्त को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो कटु टाइप का या अम्ल टाइप का ऐसा करके होगा। जी, यही मीनल मैम उस समय पूछ रही थी ना, तो ये सही बोल। पूरा क्लियर हो गया सारी चीजें। और मैम आगे का पढ़ना है या अभी एंड करेंगे? मैम अब तो वो करवा लो, एक मोनेश मैम ने हैंड रेज किया, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद वो डिस्कशन कर लीजिए, सही बात आराधना है, कर लो। हाँ, डिस्कशन कर जी। मुनेश मैम ने हैंड रेज किया था। प्रणाम प्रणाम अंजना मैम, प्रणाम सभी को। जी जी मैम मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी कि जी जैसे मैम। जितने भी पित्तज व्याधि है, और उसमें चाहे पित्तज कास है या कुछ भी है, तो हम ये मानते हैं कि अम्ल लवण और क्षार ज्यादा सेवन करने से पित्तज व्याधि होती है। तो जी। जो मेरी एक छोटी सी यही है कि जो क्षार है मैडम, उस क्षार से हम क्या क्या लेंगे, मतलब कौन कौन से द्रव्य लेंगे जो क्षार में हम मानते हैं, मतलब बेसिकली चाइनीज हुआ, और या फिर और क्या क्या हम उसमें जो है क्षारीय द्रव्य कौन कौन से हुए, कौन कौन सी सब्जी हुई, कौन कौन सी मतलब चीजें हुई, ये मेरी क्वेरी है। हाँ, नहीं नहीं, आपका एकदम सही है, क्योंकि जैसे हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं ना मैडम, पहले हम उस पे जाएं कि हमें जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय है ना, पहले हमें इन पर देखना है। तो हम देखते हैं कषाय तिक्त मधुरम पित्त मध्यम तु कुर्वते, मतलब अगर कषाय तिक्त और मधुर इन तीन द्रव्यों के तीन रसों के अलावा जो तीन रस हमारे पास होते हैं वो जो है हमारे पित्त को कुपित करते हैं। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम क्षार की बात करते हैं, तो जो क्षार है वो जनरली आप डाइट पे ध्यान दीजिए। जैसे इस समय जो भी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, या वो जो हम जितने भी हम पेशेंट हमारे आजकल के मौसम में आप देख ही रहे हैं कि बच्चे से लेकर बड़ों तक, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो सबके सब बच्चों को बहुत अच्छे से ड्रिंक चाहिए कि हमको तो पीना है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इनका प्रभाव जो होता है वो क्षारीय ही प्रभाव होता है ना। और इसके अलावा जो आप डाइट में भी अगर आप कुछ इस तरह के खाने में आप जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण मसाला लिया है, तो वो अम्ल लवण तो साथ में हो ही रहा है,
और रबड़ के साथ में हम क्या करते हैं, कभी कभी एकदम जो है अचानक ठंडा पानी पी लेते हैं, है ना, या हमें लगता है जी जैसे मैम। कि हमने, है ना, तो ये जो रिएक्शंस होती है एल्कलाइन, जैसे हमने एसिड लिया और एसिड के बाद हमने उसको वो करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए तुरंत हमने उसको उस तरह का लिया कि नहीं, मसाला तो खाया, चटपटा खाया, अम्ल तीक्ष्ण लिया, अचार लिया, और फिर फ्रिज का निकाला हुआ ठंडा पानी पिया। तो ये सब जो रिएक्शंस बॉडी में जाती हैं, तो ये सब क्या करती हैं, जब जो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं तो वो क्षार ही कहलाती है। तो जो भी हमारे फास्ट फूड्स हैं, जो भी हम चाउमीन वगैरह जो भी लेते हैं, बच्चे ही लेते हैं या जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका जो भी हम देखते हैं डाइट शेड्यूल है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो वो जो जी मैम। तीव्र तीव्र खाना, तीक्ष्ण खाना खाते हैं, वो ही जो है पित्त को कुपित करता है, और शास्त्र साफ साफ बता रहा है। तो हमारे दिमाग में जो हम मेडिसिन चलाते हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम पहले ही दिमाग में रखते हैं कि कषाय तिक्त मधुरम पित्त मध्यम को कुर्वते। अगर हमें पित्त की चिकित्सा करनी है तो हमें इन 3 रसों पे ही ध्यान देना होगा। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखिए, आपने तिक्त को भी उन्होंने ऐड किया है, उन्होंने मधुर को भी ऐड किया है, और कहीं ना कहीं जो औषधियां हैं वो कषाय रस प्रधान भी है। तो जो सूत्र होता है उसके बाद जो हम देखते हैं कि प्रभावकारी चिकित्सा जहाँ हमें देखनी होती है, तो वो जो प्रभाव से वर्क करते हैं वहां हमें थोड़ा सा युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी पड़ती है। तो यहाँ जो भी हमारा नियमित जीवन शैली जो है, नियमित आहार विहार जो है, नियमित हमारा जो खान पान है, अगर उससे हम कहीं भी हटके जाते हैं तो ये प्रॉब्लम, आप देखती होंगे पेशेंट आता है बहुत ज्यादा गैस से डिस्कम्फर्ट हो रहा है मैडम, खाने में आपने जी क्या मैम। खाया, पहले आपने खूब गरिष्ठ भोजन खाया, उससे पहले आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, फिर आपने गरिष्ठ भोजन खाया, उसके बाद फिर आपने मिठाई में भी जो है आइसक्रीम खाई, गर्मी बहुत हो रही है, साथ में हमने आइसक्रीम खाई, तो साथ में हमने थोड़ा सा, अगर हम पार्टी में गए थे तो गुलाब जामुन भी खाया, रबड़ी खाई, वो जलेबी भी खाई। देन उसके बाद पेशेंट को देखिए 2-3 घंटे के बाद वो पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं और हाफ डे हुए आते हैं, क्योंकि उन्होंने डाइट की एक जो मात्रा बताई है उससे भी मात्रा का भी जो है अति सेवन किया है, और उसके बाद उन्होंने जो विरुद्ध आहार जिसे कहते हैं, विरुद्ध आहार का भी सेवन किया है। और जो काल है इस समय, आदान काल है, अग्नि हमारी मंद होती पड़ी है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, यही खाना अगर हम विसर्ग काल में खाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो बनाता है बॉडी में सारा, जो हम जिस तरह से विरुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, तो ये बॉडी में जाके सब क्षारीय एक्टिविटी को भी बढ़ाता है ना, और उससे फिर क्या होता है कि बॉडी जो है इस तरह से कैसे डिस्कम्फर्ट लेके पेशेंट आएगा, या तो हाइपर एसिडिटी लेके आएगा, या फिर वो उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि वो गैसेस डिस्कम्फर्ट, जो उसका अम्ल पाक है और जो उसका मधुर पाक है, जो उसका कटु पाक अवस्था है, कहीं ना कहीं तीनों में डिस्टर्बेंस होता है। वो हमें देखना है कि खाने से कितने घंटे के बाद पेशेंट आया और हमें उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये बहुत जी मैम। अधिकांश कल्पना की स्टडी होती है, इसको हमें इस सीजन में ऐसे केसेस बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, जो कि पित्त, जैसे भी सबने कहा कि ज्वर भी जो है वो पित्त काश और पित्त ज्वर, है ना, तो ये लक्षण, क्योंकि पित्त की प्रबलता है तो लक्षण भी उस तरह से पित्त के मिलेंगे, तो चिकित्सा में भी कहीं ना कहीं समरूपता आ जाती जी मैम। मैम तो बेसिकली अगर हम ये चाहें, मतलब माने तो जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हैं, ठीक है, है। और जी मैडम आजकल क्या है कि जैसे हम दिल्ली में तो बहुत सारे फ्यूजन रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें तो वो जी मुझे लगता है कि सब चीजें ही वो संयोग विरुद्ध और आहार विरुद्ध ही बनाते हैं, बिकॉज वो टेस्ट तो दे देते हैं, जैसे जिस चीज में वो दही डाल रहे हैं उसी चीज में बाद में दूध भी डाल देते हैं, उसी में बाद में क्रीम भी डाल देते हैं। वैसे जी बहुत जी सारे फूड प्रिपरेशन है, इवन जो जनरल फूड प्रिपरेशन है उसमें भी वो लोग ऐसे ही करते हैं, टेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी मिक्स मैच कर देते हैं, क्योंकि इसीलिए बहुत सारी डिजीजेज ऐसी आती हैं। अगर आप वैसे हिस्ट्री लेंगे तो लगेगा कि जो है सिर्फ मैंने दाल खाया था या पनीर खाया था, बट अगर आप उसको पूछो कि भाई कैसे बनाया था, तो पता लगे उसने टमाटो सॉस भी डाल दिया है कि शाही पनीर में, और बाद में लास्ट में उसने उसमें दूध भी डाल दिया है। या बिल्कुल फिर मान लो शाही दाल बनाई है तो उसमें जो है उसने जो है टमाटो की ग्रेवी भी बना दी और साथ में जो है उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए या तो वो उसमें मलाई ऐड किया है या तो उसमें जो है मिल्क में उसको पका दिया है। तो इसलिए मैडम जी मुझको एकदम यही वाली कंक्लूजन थी कि चार से इस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जी तक मैडम जो है ये लगता था मैम कि ना कि चाइनीज खाते हैं तो ठीक है, या फिर चलिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो भी ठीक है। इसके अलावा मान लो जो जनरल फूड प्रिपरेशंस हैं जो हम रूटीन में खाते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग क्षारीय है और जो मतलब हम मतलब एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई ये खाया है तो इससे जो है वो पित्त प्रकोपित हुआ है, ऐसा भी कुछ है क्या?
कुछ लोग मतलब की जैसे हैबिट्स जो होती है। हमारे जैसे आप तो हमारी हरी देखिए, सब्जियां हाँ हैं। यस मैम, हाँ, यस मैम। ऐसे कुछ हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कि अधिक मात्रा में मूली का सेवन कर लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में, है ना, चौलाई का सब साग है। तो एक होता है ना, हर चीज की मात्रा अगर नियमित रहे, निर्धारित रहे। कुछ पेशेंट ऐसे नहीं आते कि मैडम हमने तो सुबह से आज कोल्ड ड्रिंक ही पिया है और कुछ खाने का मन ही नहीं किया, खाली कोल्ड ड्रिंक ही पिया है। कुछ चीजें होते हैं कि नहीं हमें बहुत पसंद है तो हम मूली ही खा रहे हैं और अधिक मात्रा में खा रहे हैं। तो कुछ पेशेंट की अपने अपने, और कोई भी शाक अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उसका भी क्षारीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये मात्रा, मित मात्रा, हित मात्रा और अधिक मात्रा, है ना, जो शास्त्रोक्त है। जी तो कोई भी चीज अगर आप सही मात्रा में लेंगे तो वो अमृत रूप से कार्य करेगी, और अगर उसकी मात्रा अधिक के हो जाता है तो वो विष रूप में कार्य करेगी। तो जी जैसे अभी मैम। आपने खुद ही बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि जब इतना विरुद्ध आहार एक साथ मिला के हमारे सामने परोसा जाएगा तो हमारे टंग को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी बॉडी में जाके वो फिर हमारी मधुर अवस्था पाक और हमारी कटु अवस्था पाक और हमारी जो है फिर उसको कितना अम्ल अवस्था पाक को कितना नुकसान करेगा, ये हम आयुर्वेदिक उससे आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो हम समझ सकते हैं कि वो पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर पेशेंट किस रूप में हमारे पास आता है। तो यही सब है जो हमारे आहार व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो बहुत अच्छी आहार व्यवस्था बताई गई है और बहुत डिटेल वर्णन आया है। तो उसी के सांस कल्पना को अगर हम प्रॉपरली स्टडी करें और पेशेंट की हिस्ट्री लेकर उसकी चिकित्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग सफल होते हैं। लेकिन बहुत बहुत ही विशद और विशाल टॉपिक आपने आज उठाया और बहुत अच्छा लगा, और इसके बारे में हम लोग और भी आगे पढ़ भी सकते हैं। जी मैम। मैम इससे थैंक यू मैम, थैंक यू इससे सो मच। मैम इससे पता लगता है मुनेश मैम जहाँ फास्ट फूड की तो शौकीन है ही है, जहाँ खाते हैं तो हाँ मेन्यू को ध्यान से देख रही है क्या क्या वो मिला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, एक्चुअली सर अब कई दिन से ना, देखो अभी तक तो हम बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ते थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर जब से सर ने पढ़ाना शुरू किया और आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो सर मैंने ना बहुत फाइन ऑब्जर्वेशन लिया। अब जैसे भी कोई पेशेंट आता है तो मैं पूछ लेती हूँ भाई आप कैसे बनाते हो खाना, क्या क्या डालते हो। तो मुझे पता लगता है कि वो जो घर का खाना बना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं विरुद्ध चीजें जा रही हैं, तो फिर वो वहां पे भी करेक्ट करना होता है। इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन पूछा सर। मैम उसमें मैम, जैसे हाँ, जो यूट्यूब उसमें के जैसे है ऊपर ना। जो प्रिपरेशंस आती हैं यस मैम। वो देख देख के पेशेंट्स अमूमन वो कहते हैं हमने हेल्दी फूड बनाया, और वो यस हेल्दी यस उसमें इनकम्पैटिबल फूड्स बना के वो लोग खा लेते हैं, और उसके बाद उनको बहुत सारे उपद्रव होते हैं। तो ये यस एक बड़ी मैम। यस प्रॉब्लम है कि जो हमारे शास्त्रीय उससे बने हुए जो फूड्स हैं उसमें कहीं भी ये सब विरुद्ध होता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन अभी जो यूट्यूब में कुछ भी डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, चाहे टॉपिंग बनाने के लिए, चाहे उसको सुंदर दिखाने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। और पेशेंट से आप जब हिस्ट्री लेंगे तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब आप ये सोचो कि कोई और कॉज मिल नहीं रहा तो ये हो क्यों रहा है, तब वो हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि जो भोजन उन्होंने बनाया उसको उन्होंने ठीक तरीके से नहीं बनाया, और वो इनकम्पैटिबल आइटम्स यूज करें उन्होंने, विरुद्ध चीजों को डाला, और उसके बाद उसको एक बहुत ही खराब सी चीज उन्होंने बना ली जिसको कि वो बहुत हेल्दी समझ रहे हैं, उसका उसको कंज्यूम करके वो आते हैं। जी मैडम। जी जी मैम, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सो मच। वंदना मैम आज आप गणेश वंदना कर दो। तो मैं गा तो दूं पर ये गला देख रहे हो आप मेरा बोल बोल के, ये बहुत अच्छा है, हमारे फटे बांस से तो सही है। तब इतना सुंदर गाते हो आप लोग। और मेरी बेसिकली आवाज इतनी बुरी नहीं है जितनी अभी हो रही है, पर मुझे चलो बोलना गा दो पड़ता मैम, है। आज आप गाओ। पूरी गाऊं कि थोड़ी सी गा दूं? पूरी गा दो, कोई गा दिक्कत नहीं। गा दीजिए मैडम, गा दीजिए, सर का बहुत मन है। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आइए गणपति जगवंदन, आइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद
मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत 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 तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिए मानस मोरे बसहु राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति वंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। जी मैम। थैंक वाह यू मैम, मैम, थैंक यू इतना वेरी मच। अच्छा गाया ना, देखो ब्यूटीफुल हैं? मैम। बिल्कुल एकदम ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर गए हो, इतना थोड़ा अपने आगे मन से पीछे हो गाया। गया। बहुत ही सुंदर मैम, ऐसे लगा था म्यूजिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना सुंदर आपने गाया। थैंक वंदना यू मैम सो थोड़ा मच। सा आगे पीछे हो गया। मैम गला संभा खराब हाँ, कि आपने इतना अच्छा गाया, सोचिए कि अगर आपका गला सही हो तो कितना सुंदर गाएंगी, तो हम आप तो क्या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। थैंक यू। मैम बहुत टाइम भी हो बढ़िया, गया, 8-7 हो गए। बहुत बढ़िया पवन गाया सर वंदना मैम, प्रणाम। थैंक यू सर। चलिए पवन सर सभी को शांति कर धन्यवाद, दीजिए, शांति पाठ। सुप्रभात। थैंक शांति यू। पाठ जरूरी है, शांति पाठ कर दीजिए जी जल्दी से। जी जी मैम, जी। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू पवन सर, थैंक यू। और सुप्रभात अंजना सभी मैम को। आपको विशेष थैंक यू। अरे मैम ये तो सब बहुत मैंने अच्छा लगता है आप तुरंत लोग के साथ जुड़ के। थैंक यू मैम वेरी मच। और आपको कितनी चिंता रहती है, हमको ये अच्छा लगता है, आप कितना कॉन्शियस रहते हो और तुरंत सबको जगा देते हो। आज जल्दी आइए मैडम, जल्दी आइए, अच्छा लगता है। थैंक सभी यू का दिन आकांक्षा शुभ मैम, हो, थैंक यू सभी मैम। को नमस्कार। थैंक एंड यू कर मैम, दूं? थैंक यू। जी मैम।